अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। हम ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो है एफएफपी। इसको हम एफएफपी भी कहते हैं। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इट इज़ अ ब्लड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द लिक्विड पोर्शन ऑफ होल ब्लड। अब हम बात करें होल ब्लड के अंदर प्रोपोर्शन की, कि उसके अंदर जो एक प्लाज्मा पोर्शन होता है वो 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज भी आ जाते हैं, और वाइट ब्लड सेल भी आ जाते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस भी आ सकते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल सब उसके अंदर आ जाते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं 45%, और जो प्लाज्मा प्रोडक्ट होता है, जो प्लाज्मा पोर्शन होता है उसका, वो 55% होता है। अब उसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, उसके अंदर कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, और भी बहुत सारे उसके अंदर इंजाइम्स और वेस्ट मटेरियल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो मोस्टली जो प्लाज्मा कंटेनिंग है पार्ट है वो वाटर होता है। तो एफ एफ पी का मतलब यही है कि हमने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसको फ्रीज कर लेना है। इसी का मतलब है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। It is used to treat conditions in which there are low blood clotting factor or low levels of other blood proteins. अब FFP हमने निकालना इस वजह से है ब्लड बैंक के अंदर, ताकि जो एक रेसिपिएंट है उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो गई, या ब्लड जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर कमी हो गया, जिसकी वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए हम ये FFP उसके अंदर लगाएंगे। FFP is used for replacement in fluid in plasma exchange। अब किसी के अंदर प्लाज्मा की कमी हो गया, तब भी हम उसके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए एफएफपी लगाते हैं। देयर आर 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स जो एक कोएगुलेशन सिस्टम बनाते हैं, उनके ज़रिए एक बॉडी का कोएगुलेशन सिस्टम अकर होता है सारा। तो वो जो कोएगुलेशन सिस्टम के जो सारे प्रोटीन्स हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो तकरीबन जो है प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से जो प्लाज्मा कोएगुलेशन फैक्टर की कमी हो जाएगी, तब भी हम एफएफपी लगाएंगे, या प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए या फ्लूइड की कमी होगी तब भी हम प्लाज्मा लगाएंगे। एफएफपी इज प्लाज्मा प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल ब्लड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ब्लड बैग के अंदर हमारे पास है होल ब्लड। होल ब्लड को हमने कर लेना है सेंट्रीफ्यूज। एक मरतबा सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो उसके बाद हम सेकेंडरी सेंट्रीफ्यूगेशन भी उसकी कर सकते हैं, फर्दर प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो रेड सेल कंसनट्रेट हो या जो ब्लड सेल कंसनट्रेट है उसको अलहदा कर लेंगे सैटेलाइट बैग्स के ज़रिए। इसके अंदर जो प्लाज्मा फ्रोजन होता है वो कंटेन स्टेबल क्लोटिंग फैक्टर्स, एल्ब्यूमिन कलेक्शन, कंटेन स्टेबल क्लोटिंग फैक्टर्स, एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज एंड फैक्टर्स 8। इसके अंदर ये जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इंजाइम्स भी होती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो जाके किडनी के अंदर एक्सचेंज हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, वो भी इसी प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होता है। अब ये प्लाज्मा हमारे पास आ गया, फ्रोज हम इसको करेंगे। अब इसका नाम जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको हमने फ्रीज़ कहाँ पे करना है, कितने टेम्परेचर के ऊपर हम इसको फ्रीज़ करें कि ये महफूज रह सके अपनी असल हालत के अंदर, ताकि जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, वो हम रेसिपिएंट को दे सकें, पेशेंट को दे सकें। उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या इससे भी ज़्यादा कूल हो सकता है। उसके अंदर हम 8 आवर्स ऑफ कलेक्शन, हमने होल ब्लड लिया, ब्लड बैंक के अंदर उसकी सेपरेशन करवाई ब्लड कंपोनेंट्स की, डिफरेंस की। इसी दौरान 8 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको जो है -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करना है। 1 यूनिट जो एफ एफ पी का होता है वो है 200 से 300 मिलीलीटर होता है एक ब्लड बैग के अंदर। स्टोरेज के ऊपर बात करें, एफ एफ पी स्टोर्ड एट -25 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्डर अप टू 1 ईयर। अब इस -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम एफएफपी को 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ब्लड निकाल लिया डोनर से, तब हमने 8 घंटे के अंदर अंदर उसको हमने स्टोर करना है। स्टोर करेंगे तो उसके अंदर जो मटेरियल है, जो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो स्टोर होकर रह सकेंगे असल हालत के अंदर। शुड बी थॉट। अब हमने लगाना है एफएफपी, हमारे पास स्टोर था लैब के अंदर, ब्लड बैंकिंग के अंदर -25 डिग्री सेंटीग्रेड, उधर से हमने निकालना है एफएफपी को, उसकी थॉइंग करनी है। थॉइंग का मतलब ये होता है कि वाटर बाथ होता है हमारे पास, जो पानी को गर्म किया होता है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उधर हमने इसको दोबारा जो है हीट कर लेना है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान।
अब हमने पेशेंट को जो एक बर्फ़ नुमा बना हुआ था -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वो तो हम लगा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले हम उसकी थॉइंग करेंगे तो वो आ जाएगा 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉडी टेम्परेचर है उस तक आ जाएगा, तभी वो पेशेंट को लगाने के काबिल होगा। क्या क्या इंडिकेशन हो, हम बात कर रहे थे एफएफपी के हवाले से। तो अब इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं कि किन किन केसेस के अंदर हम एफएफपी लगा सकते हैं रेसिपिएंट को। जो एक पेशेंट है जिसके अंदर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर कोएगुलेशन फैक्टर की कमी है, या उसके अंदर प्लाज्मा लेवल जो है कम हो गया है, उस प्लाज्मा लेवल को हमने दोबारा नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए हम उसको एफएफपी लगाएंगे, ताकि उसका प्लाज्मा लेवल मेंटेन हो सके। उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रोटीन की कमी हो सकती है, किसी किस्म की कोएगुलेशन फैक्टर की कमी हो सकती है, उस सब को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसके अंदर एफएफपी लगा सकते हैं। तो हम इसकी कुछ इंडिकेशन देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं वो। रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी। अब हमारे पास 13 कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, अगर उनमें से किसी एक की भी कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम पूरा का पूरा एफएफपी उस केस के अंदर लगा सकते हैं। ताकि इसका मकसद ये है कि क्योंकि हम 13 कोएगुलेशन फैक्टर हम उनको एक अलग-अलग करें तो काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को भी ख़तरा है कि उसकी ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर तो कोएगुलेशन फैक्टर है ही नहीं जो ब्लड को ब्लीड होने से रोकते हैं, कोएगुलेशन करवाते हैं ताकि ब्लड स्टॉप हो सके। तो इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफरिन। अब अगर एक पेशेंट है, उसको वारफरिन दी गई है, वारफरिन होता है एक एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन होती है जो खून को जमने नहीं देती। अब अगर उस पेशेंट को कोई इंजरी हो गया है, कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के अंदर वो तो ब्लीडिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, तो उसके इमीडिएट रिवर्सल के लिए, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जल्दी से जल्दी हम पेशेंट को, जो रिसिपिएंट है, उसको एफएफपी लगाएंगे, ताकि उसका जो वारफरिन का इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। उसके बाद जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा होता है, ये वो केस है जिसके अंदर ओवर एक्टिविटी हो जाती है ब्लीडिंग की। अब जो हम एफएफपी लगाते हैं, इसके अंदर जिस मिकदार के अंदर कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, उसी मिकदार के अंदर इसके अंदर एंटी कोएगुलेंट्स भी मौजूद होंगे। तो हम एंटी कोएगुलेंट की वजह से एफएफपी इस केस के अंदर लगा सकते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। जो मतलब कि कोएगुलेशन फैक्टर जो ओवर एक्टिव हो गए थे वो एंटी कोएगुलेंट की वजह से न्यूट्रलाइज हो सकें, उस केस के अंदर भी हम एफएफपी लगा सकते हैं। और अगर किसी को इनहेरिटेड कोएगुलेशन इनहिबिटर है, जिस तरह हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी जो एक्स लिंक्ड होती है, उसकी डिजीज़ होती है, इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर जो हीमोफीलिया ए होता है, उसके अंदर जो कोएगुलेशन फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम एफएफपी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोएगुलेशन फैक्टर 8 मौजूद होता है। अब इसी तरह C1 एस्टीरेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी होती है। अब जो C1 एस्टीरेज है, ये कम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। कम्प्लीमेंट सिस्टम जो प्रोटीएज एंजाइम होता है, वो आगे फर्दर C2 और C4 को एक्टिव करता है, जो हमने इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ा है। प्रेजेंट इन सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म, ये जो C1 एस्टीरेज इनहिबिटर्स होते हैं, ये सर्कुलेशन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इस केस के अंदर जब एफएफपी लगाएंगे, प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटीज़ के अंदर होती हैं। तो C1 एस्टीरेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी को भी न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम एफएफपी लगा सकते हैं। अब इसकी डोजेज क्या है कि हम किस केस के अंदर कितना कितना एफएफपी लगा सकते हैं। डोजेज है इसकी 50 ml पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द पर्सन, जो पेशेंट है। अगर एक पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो 60 केजी है, तो हम पर केजी मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 15, तो हम इसको लगा सकते हैं 900 ml तक लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसके 3 यूनिट्स बन जाएंगे एफएफपी के। अगर हमारे पास 3 यूनिट एफएफपी के हैं तो हम उस पेशेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि जो एफएफपी का एक यूनिट है वो 250 to 300 ml का होता है। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी कि ये ABO कंपैटिबल होता है। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला एफएफपी ही लगेगा, बी नेगेटिव वाले को बी नेगेटिव वाला एफएफपी ही लगेगा। तो ABO कंपैटिबल होनी चाहिए। इन्फ्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। अब कोएगुलेशन जो एफएफपी है, इसको हमने स्टोर किया था -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उधर से हम निकालेंगे, उसकी थॉइंग करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। उसके बाद ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि हमने 6 घंटों के अंदर अंदर उस एफएफपी को पेशेंट के अंदर लगाना है, इन्फ्यूज़ एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर जो कोएगुलेशन फैक्टर हैं वो उसके बाद स्टेबल नहीं रहेंगे, तो खुद ब खुद ही वो उधर ब्लीडिंग कोएगुलेशन के अंदर कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी उसी ब्लड बैग के अंदर ही। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उसके अंदर हमने लगाना है। यूज़ विद इन 6 आवर्स ऑफ
थॉइंग वंस मेल्टेड नॉट फ्रोजन अगोन। अब एक मरतबा FFE जो मेल्ट हो गया है उसके अंदर जो क्लोडिंग फैक्टर हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि 6 घंटे के अंदर अंदर हमने रेसिपिएंट को लगाना है, क्योंकि उसके बाद जो क्लोडिंग फैक्टर्स हैं वो मतलब स्टेबल नहीं रहेंगे, जो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे। FFP फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन कैरियर्स गिव कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन ये होता है जिसके अंदर सेमी सॉलिड होते हैं और सेमी लिक्विड होता है, ये FFP होते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन कैरियर के लिए भी हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रायो प्रेसिपिटेटेड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको क्रायो AHF भी कहते हैं। ये भी असल में FFP की आगे एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रिपेयर्ड फ्रॉम FFP बाय कलेक्टिंग प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एक लिक्विड की तह के ऊपर जो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये इस चीज़ का प्रेसिपिटेट बन गया है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंट्रोल थॉइंग का मतलब ये है कि अब हम ये थॉइंग करेंगे, जो वाटर बाथ के अंदर हम उसको हॉट टेम्परेचर, ये देखें जो हमने स्टोर किया था वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर किया था, तो अब हम उसको लेके आ रहे हैं वापस +4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, हम उसको कूल कर रहे हैं एंड रीसस्पेंडिंग इन 10 to 20 ml प्लाज्मा। अब इसके अंदर भी 10 to 20 ml प्लाज्मा होगा। अब इसका मतलब ये है कि क्रायो प्रेसिपिटेटेड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का एक यूनिट 10 to 20 ml का होता है। इसके अंदर ये होता है कि होल उसके अंदर जो FFP के अंदर एक यूनिट था वो 250 to 300 ml का था, उससे जो एक क्लोटिंग फैक्टर उसकी हाफ मिकदार के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होगा क्योंकि ये 10 to 20 ml के अंदर उस केस से हाफ जो में कोएगुलेशन फैक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब फैक्टर 8 जो है वो 80 to 100 इंटरनेशनल यूनिट पर पैक मीन पर 10 to 20 ml दे रहा है ये पैक। तो जो इसके अंदर फिब्रिनोजिन होगी वो 150 to 300 mg पर मिलीग्राम पर पैक है। इसकी स्टोरेज भी वैसे ही करनी है हमने कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और कोल्डर फॉर अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक हम इसको रख सकते हैं। इंडिकेशंस की हम बात कर रहे थे। अब इसकी इंडिकेशंस के किन किन केस के अंदर हम क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा सकते हैं। अब ये एक अल्टरनेटिव फैक्टर है क्योंकि फैक्टर 8 का और इसके अंदर फैक्टर 8 और फिब्रिनोजिन प्रेजेंट होती हैं, तो ये हम फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से कि डेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट के अंदर हो तभी हम इसका क्रायो AHF क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज ऑफ, इन सब की जो नीचे मेंशन्ड है अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तभी हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा सकते हैं। वोन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तभी हम लगा सकते हैं। फैक्टर 8 जिसको हीमोफीलिया ए के केस के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तभी हम क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा सकते हैं। क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सोर्स ऑफ फिब्रिनोजिन इन एक्वायर्ड कोएगुलोपैथीज, जिस तरह DIC है उसके अंदर अगर फिब्रिनोजिन का डिफेक्ट आ गया तभी हम क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा सकते हैं ताकि उसकी डेफिशिएंसी को वो न्यूट्रलाइज किया सके, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। कैन बी यूज इन फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, जो हीमोफीलिया ए के केस के अंदर है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दे सकते हैं उसको। क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर यूज टॉपिकली एज फाइब्रिन सेलेंट। अब फिब्रिन सेलेंट का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कहीं भी पैसेज, जो फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड का पैसेज है वो कहीं से ब्लॉक करना है, फिब्रिन क्लॉट वहाँ जाकर बन जाएगा। फिब्रिन क्लॉट के बढ़ने की वजह यही बनेगी कि हमने उसके अंदर क्रायो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दे देने उसको। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे ही है, ABO कंपैटिबल होना चाहिए, इन्फ्यूज़ एज सून एज पॉसिबल आफ्टर थाइंग, जितना जल्दी मुमकिन हो थाइंग के बाद उसको जल्दी इन्फ्यूज़ करवा देना चाहिए। और जो मैक्सिमम टाइम है कि आप 6 घंटे तक उसके अंदर इन्फ्यूज़ करवा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको कर सकूं। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं।